नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार निखिल दीक्षित टॉक में स्वागत है। तो दोस्त, आज मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन सा टॉपिक लेकर आया हूं और ये जो टॉपिक होने वाला है, आज हमारी इस टॉपिक की शुरुआत होने वाली है। शुरुआत के साथ साथ आज मैं आप सभी के सामने इतिहास पढ़ाने जा रहा हूं, मतलब हिस्ट्री की क्लासेस लूँगा। आज से हमारा पहला ये बैच है दोस्त, इसका नाम है फाउंडेशन बैच। और इस फाउंडेशन बैच में मैं आप सभी को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की हर एक जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। तो इस फाउंडेशन बैच में आप सभी को मैं इतिहास के जितने भी टॉपिक्स हैं, वो सभी टॉपिक्स में बारी बारी एक एक करके सभी टॉपिक्स को कवर करूँगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंच सके और हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है वो जानकारी आप सभी को मिल सके। तो दोस्त, ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा इतिहास। आज मैं आप सभी को इतिहास कि कहाँ से शुरू हुआ और इसके जनक कौन थे और क्या कौन से पीरियड से स्टार्ट हुआ, कौन सा काल था और वो उस काल की क्या तिथि थी, ये सभी तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज आप सभी को मिलने वाली है। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तभी आपको हर एक चीज़ यहाँ पे समझ आने वाली है। तो मैं आज आप सभी को जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक की हर एक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। और मैं आप सभी को हिस्ट्री की हर एक जितने भी टॉपिक है हिस्ट्री के, वो सभी के सभी टॉपिक मैं कवर करूँगा दोस्त। तो ये हमारा फाउंडेशन बैच है। इस फाउंडेशन बैच में मैं आपको फुल हिस्ट्री, वो चाहे इंडियन हिस्ट्री हो चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री हो, जो भी हिस्ट्री होगी दोस्त, वो सभी इतिहास आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भैया हिस्ट्री के जनक कौन थे, इतिहास के कौन जनक थे। हिस्ट्री को हम हिंदी में बोलते हैं इतिहास। क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं हिस्ट्री को हिंदी में। तो इतनी चीज़ आपको मालूम होगी कि हिस्ट्री को हम इतिहास बोलते हैं हिंदी में। अब अगर बात की जाए कि हिस्ट्री के जनक कौन थे, मतलब फादर कौन थे, हिस्ट्री के फादर कौन थे, मतलब जनक कौन थे। तो जैसे मान लीजिएगा, मैं हिस्ट्री को हिंदी में कैसे लिखता हूँ, ऐसे ही तो लिखते हैं आप। हिस्ट्री को हिंदी में ऐसे ही तो लिखते हैं आप। जी बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं। तो गौर से देखिएगा, हिस्ट्री को हम हिंदी में ऐसे लिखते हैं। तो इस हाथ से क्या हो जाएगा? इस हाथ से हो जाएगा हेरोडोटस। क्या होगा? हेरोडोटस। क्या हो जाएगा? हेरोडोटस हो जाएगा। इस हाथ से क्या निकल के आया? हेरोडोटस निकल के आया। ये जो हेरोडोटस है दोस्त, इसी को बोला जाता है इतिहास का जनक। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री। इसी को बोला जाता है इतिहास का जनक। इतिहास का जनक किसको बोला जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास का जनक किसको बोला जाता है? हेरोडोटस को। हेरोडोटस। हेरोडोटस। हेरोडोटस को क्या दोस्त बोला जाता है? इतिहास का जनक। ये हिस्ट्री क्यों आई और हिस्ट्री का मतलब क्या होता है दोस्त? जो भी अतीत का अध्ययन किया जाता है, अतीत का मतलब है जो बीता हुआ समय, जो बीता हुआ समय है उसका अध्ययन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? इतिहास की जरूरत पड़ी, हिस्ट्री की जरूरत पड़ी। तो हिस्ट्री का मतलब आपको समझ आया। हिस्ट्री का मतलब होता है अतीत का अध्ययन। हिस्ट्री का मतलब होता है अतीत का अध्ययन, मतलब जो समय बीत गया है उसका अगर हम अध्ययन करेंगे तो उसी को हम बोलते हैं इतिहास या हिस्ट्री। बीता हुआ जो समय है उसका अध्ययन करने के लिए किसकी जरूरत है? इतिहास की जरूरत पड़ी। तो दोस्त, बीते हुए समय का अध्ययन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? इतिहास की जरूरत पड़ी। तो अतीत का अध्ययन को ही क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं या हिस्ट्री बोलते हैं। हिस्ट्री का मतलब क्या हुआ? अतीत का अध्ययन। अतीत के अध्ययन को ही हम बोलते हैं इतिहास या हिस्ट्री। अतीत के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? इतिहास या हिस्ट्री बोलते हैं। जब हम इतनी चीज आपको बता चुके हैं दोस्त, तब इसके आगे हम बढ़ते हैं। एक हमारा शब्द आता है पुरातत्व। क्या आता है? पुरातत्व। ये पुरातत्व क्या होता है? ये पुरातत्व शब्द का मतलब क्या है दोस्त? इस पुरातत्व का मतलब क्या है, ये बताइएगा।
जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पुरातत्व को, आर्कोलॉजिकल। आर्कोलॉजिकल। इस पुरातत्व का मतलब क्या है दोस्त? पुरातत्व का मतलब है कि बहुत ही समय पहले, काफी समय पहले, मतलब अतीत में काफी समय पहले, जब कई सारे मतलब पशु पक्षी या मानव कंकाल जब जमीन में दब जाते थे, जमीन में दब जाते थे, तो वो जो आज के टाइम में उन दबे हुए मानव के या पशु या पक्षियों के जो कंकाल मिलते हैं, उन सभी का अध्ययन हम किसके माध्यम से करते हैं? पुरातत्व के माध्यम से करते हैं, आर्कोलॉजिकल के माध्यम से ही करते हैं। तो इसी को बोलते हैं पुरातत्व। बात आई समझ? पुराने जमाना के जो कंकाल हुआ करते थे, पुराने जमाना के जो कंकाल हुआ करते थे, जो आज के समय में मिट्टी में दबे हुए मिल रहे हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पुरातत्व बोलते हैं। पुराने समय में जो कंकाल दब जाते थे या जो मानव दब जाते थे जमीन में, या जो पशु पक्षी जो दब जाते थे जमीन में, तो आज के समय में अगर वो पशु पक्षी या मानव जमीन के अंदर से मिल रहे हैं, तो उन्हीं कंकालों को क्या बोला जाता है? पुरातत्व बोला जाता है। बात आई समझ? इतनी बात आ गई समझ? बिल्कुल आ गई। तो इसके जनक किसको माना जाता है? पुरातत्व के जनक किसको माना जाता है? तो याद रखिएगा, पुरातत्व के जनक माना जाता है ब्रूस को। किसको माना जाता है? ब्रूस को माना जाता है। पुरातत्व के जनक की अगर बात की जाए, जनक, पुरातत्व के जनक, फादर ऑफ आर्कोलॉजिकल, तो इसके जनक कौन है? ब्रूस। ब्रूस इसके क्या है दोस्त? जनक हैं। इसके जनक कौन है? ब्रूस हैं। ब्रूस क्या है दोस्त? पुरातत्व के जनक हैं। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपसे बात की जाए कि भारतीय जनक कौन है, पुरातत्व के भारतीय जनक कौन है, तो आपको मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए? तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनक कौन है दोस्त? तो भारतीय जनक कौन है? कनिंघम है। कनिंघम भारतीय जनक। कनिंघम, कनिंघम। पुरातत्व के भारतीय जनक कौन है? कनिंघम है भारतीय जनक। तो इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अगर बात की जाए पुरातत्व के जनक कौन है, तो उनका नाम है ब्रूस। और अगर बात की जाए पुरातत्व के भारतीय जनक कौन है, तो उनका नाम है कनिंघम। अब आपको यह भी मालूम होना चाहिए, ये जो पुरातत्व है दोस्त, इसका संग्रहालय कहाँ है? तो आपको याद रखिएगा, इसका अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन में है इसका अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय। अगर बात की जाए इस पुरातत्व का अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय कहां है, तो इसका अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय कहां है भैया? अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय इसका कहां है? कोपेनहेगन में है। कोपेनहेगन। कहां है दोस्त? कोपेनहेगन में है। और अगर बात की जाए कि इस पुरातत्व का भारतीय संग्रहालय कहां है, इस पुरातत्व का जो संग्रहालय है वो भारत में कहां है, भारत का पुरातत्व का संग्रहालय कहां है, तो आपको याद रखिएगा, ये इसका भारतीय संग्रहालय कहां पे है? तो भोपाल में है। कहां पे है? भोपाल में। भारतीय संग्रहालय कहां है भैया? भोपाल में। बात आई समझ? बिल्कुल आ गई। तो मैंने आपको क्या बताया, पुरातत्व क्या होता है? तो पुरातत्व वो चीज होती है दोस्त, ऐसे समझिएगा, जैसे मान लीजिएगा अतीत के समय में, काफी समय पहले जो मानव या जो जानवर मतलब जमीन के अंदर दब जाते थे, उनके जो आज के समय में प्रेजेंट टाइम में जो कंकाल मिल रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में जो कंकाल मिल रहे हैं, जमीन से गड़े हुए कंकाल मिल रहे हैं, या जमीन को खोदने पर जो कंकाल मिल रहे हैं, उन्हीं को बोला जाता है पुरातत्व। बात आई समझ? बिल्कुल आ गई। तो इस पुरातत्व के जनक किसको माना जाता है? ब्रूस को इसके जनक माना जाता है। अगर पुरातत्व के भारतीय जनक की बात की जाए, तो भारतीय जनक कौन है? कनिंघम है। कौन है? कनिंघम है। पुरातत्व का भारतीय संग्रहालय कहाँ है? तो आपको याद रखना है, भोपाल में है।
और पुरातत्व का अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है कोपेनहेगन में है। इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। और मैंने आपको क्या बताया कि हिस्ट्री के जनक कौन है, हेरोडोटस हैं। कौन है, हेरोडोटस हैं। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, हम इससे क्या समझेंगे, इतिहास से क्या समझेंगे या हिस्ट्री से क्या समझेंगे, तो याद रखिएगा हिस्ट्री का मतलब होता है अतीत का अध्ययन, मतलब जो बीत गया है समय, काफी समय पहले, हजारों लाखों समय पहले, उसका जब हम अध्ययन करने बैठेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, इतिहास बोलेंगे, हिस्ट्री बोलेंगे। तो इतनी चीज क्लियर हो चुकी होगी, इतना नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो भारतीय संग्रहालय है दोस्त, इसको मानव संग्रहालय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मानव संग्रहालय भी बोलते हैं। पुरातत्व संग्रहालय जो भारत में है इसको बोलते हैं मानव संग्रहालय भी बोलते हैं इसको। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। तो अब बढ़ते हैं भैया कि अब इतिहास को बांटते हैं। क्या करते हैं, इतिहास को बांट के हम पढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि इतिहास को किन किन भागों में बांटा गया है, किन किन हिस्सों में और टुकड़ों में बांटा गया है, ये चीज आपको मैं बताता हूं दोस्त। तो इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं, इरेज कर लेता हूं इसको। तो आपको मालूम होना चाहिए हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भागों में बांटा गया है, तो पहला भाग है भैया प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक भाग में बांटा गया। पहला भाग है प्राग ऐतिहासिक। दूसरा भाग कौन से है, आर्ध ऐतिहासिक। आर्ध ऐतिहासिक दूसरा भाग है, आर्ध ऐतिहासिक। बात आई समझ, आ गई बिल्कुल। फिर तीसरा भाग कौन सा भैया, तीसरा भाग है ऐतिहासिक। तीसरा भाग कौन सा है, ऐतिहासिक। तो हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। तो चलिए बांट लेते हैं 3 भागों में। पहला भाग क्या है, प्राग ऐतिहासिक। पहला भाग है प्राग ऐतिहासिक। दूसरा भाग कौन सा है, आर्ध ऐतिहासिक। आर्ध ऐतिहासिक। आर्ध ऐतिहासिक दूसरा भाग कौन सा है, आर्ध ऐतिहासिक। तीसरा भाग कौन सा है, तीसरा भाग है ऐतिहासिक। क्या नाम है, ऐतिहासिक। तीसरा भाग कौन सा है, ऐतिहासिक। दूसरा भाग कौन सा है, आर्ध ऐतिहासिक। गौर से समझिएगा, पहला भाग कौन सा है, प्राग ऐतिहासिक। दूसरा भाग है आर्ध ऐतिहासिक। तीसरा भाग है ऐतिहासिक। ये जो 3 टुकड़ों में विभाजन किया गया है इतिहास का, ये किसने विभाजन किया है, तो याद रखिएगा ये ब्रूस ने इसका विभाजन किया है। किसने किया, ब्रूस ने इसका विभाजन किया है। तो यहां पे लिख लीजिएगा ब्रूस के अनुसार। किसके अनुसार, ये ब्रूस के अनुसार। ये जो इतिहास को बांटा गया है किसके आधार, किसके अनुसार बांटा गया है, ब्रूस के अनुसार बांटा गया है। इसको किसके अनुसार बांटा गया है, ब्रूस के अनुसार बांटा गया है। ब्रूस ने दोस्त, ब्रूस ने नामकरण के आधार पर, ब्रूस ने नामकरण के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा है। पहला भाग है प्राग ऐतिहासिक, दूसरा है आर्ध ऐतिहासिक, तीसरा है ऐतिहासिक। अब एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है थॉमस। इन्होंने वस्तु के आधार पर इतिहास को बांटा है। थॉमस एक इतिहासकार है जिनका नाम, क्या नाम है, थॉमस। इस थॉमस ने भैया क्या किया है,
वस्तु के आधार पर इतिहास को बांटा है। जैसे मान लीजिएगा किसी काल में लोहा मिला, तो थॉमस ने क्या कहा, लोह काल बोल दिया। जैसे मान लीजिएगा किसी काल में तांबा मिला, तो थॉमस ने क्या बोला, तांबा काल। क्या बोला, तांबा काल। तो जब नाम के आधार पर अगर पूछा जाए, नाम के आधार पर इतिहास को किसने बांटा, तो आपको जवाब देना है थॉमस ने बांटा। किसने बांटा, थॉमस ने बांटा। और अगर आपसे पूछा जाए कि लिखने के आधार पर इतिहास को किसने बांटा, तो आपको बताना है ब्रूस ने लिखने के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा। पहला भाग है प्राग ऐतिहासिक, दूसरा भाग है आर्ध ऐतिहासिक, तीसरा भाग है ऐतिहासिक। तो इतनी चीज आपको बढ़िया से लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्ट्री। इसको क्या बोलते हैं, प्रोटो हिस्ट्री। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिस्ट्री। बात आई समझ। पहला भाग है प्राग ऐतिहासिक, दूसरा भाग है आर्ध ऐतिहासिक, तीसरा भाग है ऐतिहासिक। अब मैं एक एक करके सभी के बारे में आप सभी के बीच चर्चा करूंगा। तो अगर पूछा जाए आपसे कि वस्तु के मिलने के आधार पर इतिहास को किसने बांटा, तो आपको जवाब देना है थॉमस ने। जैसे मान लीजिएगा किसी काल में तांबा मिला, तो उस काल को थॉमस ने क्या बोल दिया, तांबा काल। जैसे मान लीजिए किसी काल में लोहा मिला, तो उस काल को थॉमस ने क्या बोला, लोह काल। तो इस वस्तु के आधार पर इतिहास को किसने बांटा, थॉमस ने बांटा। और नामकरण के आधार पर इतिहास को ब्रूस ने बांटा। कितने भागों में, 3 भागों में। पहला भाग है प्राग ऐतिहासिक, दूसरा आर्ध ऐतिहासिक, तीसरा ऐतिहासिक। अब गौर से समझिएगा, ये जो प्राग ऐतिहासिक है दोस्त, इसको पढ़ने से पहले आपको यह मालूम होना चाहिए सबसे पहले मानव जाति का सबसे पहले लालन पालन कहां हुआ, तो यह भी आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले मानव जाति का पालन की बात अगर की जाए, तो सबसे पहले मानव जाति का पालन हुआ अफ्रीका में। कहां हुआ, अफ्रीका में। सबसे पहले मानव जाति कहां मिली दोस्त, अफ्रीका में मिली। ये मानव जाति ऐसी थी जिसको अपने पेट के अलावा मतलब कुछ भी, कोई भी चीजों से मतलब नहीं था। मतलब सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरते थे, इसके अलावा इन मानव जातियों से कोई भी लेना देना नहीं था। इतनी बात आ गई समझ। और ये जो मानव जाति थी, इसको बोलना भी नहीं आता था सही सलामत। बात आई समझ, इसको बोलना भी नहीं आता था। और ये मानव जाति क्या करती थी, जानवरों पर अटैक करती थी, शिकार करती थी, और जो शिकार करती थी उसी से अपना पेट पालती थी। इसके अलावा ये मानव जाति कुछ भी नहीं करती थी। इतनी चीज आ गई समझ। तो मैंने आपको क्या बताया, मानव जाति सबसे पहले अफ्रीका में मिली। कहाँ मिली, अफ्रीका में मिली, जिसको हम बोलते हैं आदि मानव। क्या बोलते हैं, आदि मानव इन लोगों को बोला जाता था जो अफ्रीका में मिले थे। उसके बाद जैसे धीरे धीरे मानव जाति सभ्य हुई। सभ्य का मतलब उन्हें बोलना आने लगा। क्या आने लगा, बोलना आने लगा। तो उसके बाद जब उन्हें बोलना आने लगा दोस्त, सभ्य मानव जाति जब उन्हें बोलना आने लगा, तो उनको क्या बोलने लगे, सभ्य मानव जाति। फिर सबसे पहले ये सभ्य मानव जाति कहाँ मिली, तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए सबसे पहले सभ्य मानव जाति एशिया में मिली। कहाँ मिली, एशिया में मिली। एशिया में कहाँ मिली भैया, एशिया में मिली। तो आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी, सबसे पहले मानव जाति कहाँ मिली, अफ्रीका में मिली। और उसके बाद जब मानव जाति सभ्य हो गई, मतलब उसको बोलना आने लगा और अपने आस पड़ोस की जो चीजें हैं उनको जानने का ज्ञान होने लगा, तो वो जाति कहाँ मिली, एशिया में मिली। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। मानव जाति सबसे पहले अफ्रीका में मिली, जिसे सिर्फ अपना पेट पालना ही आता था, इसके अलावा कुछ नहीं आता था। वो कहाँ मिली, अफ्रीका में मिली। फिर सभ्य मानव जाति कहाँ मिली, एशिया में मिली। सभ्य मानव जाति का मतलब है कि उसको बोलना चालना आ गया था। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, फिर अपने प्राग ऐतिहासिक पे चलते हैं। अब समझिएगा ये प्री हिस्ट्री का मतलब क्या है भैया। इस प्राग ऐतिहासिक में जो मानव रह रहे थे, इस प्राग ऐतिहासिक में जो मानव रह रहे थे,
या प्री हिस्ट्री में जो मानव अपना जीवन यापन कर रहे थे उनको लिखना और पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता था। क्या नहीं आता था? लिखना पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता था। इस काल में जो मानव थे इनको लिखना पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता था। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। प्राग ऐतिहासिक में मैंने क्या बताया कि इस प्राग ऐतिहासिक में जो मानव रहते थे उनको लिखना और पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता था। फिर आते हैं हम आर्ध ऐतिहासिक। जब हम आर्ध ऐतिहासिक की ओर बढ़े, मतलब प्रोटो हिस्ट्री की ओर बढ़े, तो इसमें मानव लिख तो लेता था पर उसका लिखा हुआ किसी को समझ नहीं आता था और उसका लिखा हुआ कोई पढ़ भी नहीं पाता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि खुद पढ़े या खुदा पढ़े। इसमें मानव जाति लिख तो लेती थी, क्या कर लेती थी? लिख तो लेती थी, पर इसका लिखा हुआ कोई भी पढ़ नहीं पाता था। इसका लिखा हुआ कोई भी पढ़ नहीं पाता था। यहां से एक चीज क्लियर हुई कि आर्ध ऐतिहासिक में जो मानव जाति थी वो लिख तो लेती थी पर उसका लिखा हुआ किसी को भी समझ नहीं आता था और कोई भी पढ़ नहीं पाता था। इनकी भाषा ही कुछ मतलब अलग थी, इसी के लिए उस भाषा का किसी को ज्ञान नहीं था। तो वो उस भाषा का जब किसी को ज्ञान ही नहीं था तो इनकी जो लिखी हुई बातें थी किसी ने पढ़ भी नहीं पाई। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। फिर हम आते हैं ऐतिहासिक की तरफ। जब हम बढ़े ऐतिहासिक की तरफ तो यहाँ पे मानव जाति को लिखना भी आ गया अच्छे से और पढ़ना भी आ गया। अब ये जो लिखा हुआ है ये पढ़ना भी मानव जाति को आ गया है अच्छे से जब हम ऐतिहासिक की तरफ बढ़े। तो इतनी चीज आपको बढ़िया लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। पहले मैंने क्या बताया? पहले मैंने बताया प्राग ऐतिहासिक। इस प्राग ऐतिहासिक में ना तो मानव जाति को लिखना आता था और ना ही पढ़ना आता था। फिर आते हैं आर्ध ऐतिहासिक। जब आर्ध ऐतिहासिक की ओर बढ़े तो मानव जाति को सिर्फ लिखना आता था पर उसका लिखा हुआ किसी को समझ नहीं आता था कि ये भैया क्या लिखा गया है क्या नहीं लिखा गया। फिर हम आते हैं ऐतिहासिक की ओर। जब ऐतिहासिक की ओर बढ़े तो यहाँ पे मानव जाति जो लिखती थी उसको पढ़ भी लेती थी और जो पहले का लिखा हुआ है उसको पढ़ भी लिया जाता था। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी, इतना नोट कर लीजिएगा। अब जरा समझिएगा, ये जो प्राग ऐतिहासिक है, इस प्राग ऐतिहासिक काल में पत्थर मिला था। क्या मिला था? पत्थर मिला था। इस प्राग ऐतिहासिक काल में क्या भैया मिला था? पत्थर मिला था। क्या मिला था? पत्थर मिला था। तो इसी पत्थर से एक नाम निकल के आता है जिसका नाम है पाषाण काल। क्या नाम है? पाषाण काल। क्या नाम है? पाषाण काल। तो आपको ध्यान रखना है प्राग ऐतिहासिक में क्या मिला था? पत्थर मिला था सबसे पहले। प्राग ऐतिहासिक में सबसे पहले क्या मिला था? पत्थर मिला था। तो इसी पत्थर से एक नाम निकल के आया जिस नाम है क्या? पाषाण काल। अब इसी पाषाण काल के और भी भाग हो जाएंगे, वो मैं आप सभी को अभी बताऊंगा। तो इतना समझ लीजिएगा। उसके बाद भैया क्या मिला? उसके बाद क्या मिला? कांस्य मिला। और इस आध ऐतिहासिक में क्या मिला? कांस्य मिला। क्या मिला? कांस्य मिला। जब यहां पे कांस्य मिला तो इसी कांस्य मिलने के बाद इसको कांस्य युगीन बोला गया। क्या बोला गया? कांस्य युगीन सभ्यता बोला गया। कांस्य युगीन सभ्यता बोला गया। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। क्या बताया कि प्राग ऐतिहासिक में सबसे पहले पत्थर मिला तो उसी पत्थर से एक नाम निकल के आया पाषाण काल। फिर हमने वो बताया आपको आर्ध ऐतिहासिक में कांस्य मिला तो उसी कांस्य से एक नाम निकल के आया, वो नाम है कांस्य युगीन सभ्यता, इसको बाद में बोला गया। फिर हम आते हैं ऐतिहासिक पे। किस पे आते हैं? ऐतिहासिक पे। ऐतिहासिक में क्या मिला भैया? ऐतिहासिक में लोहा मिला। क्या मिला? लोहा मिला। लोहा मिला।
तो जब लोहा मिला तो इसी लोहा से एक नाम निकल के आया, वो नाम क्या है? लोह युगीन सभ्यता इसको बोला गया। लोह युगीन सभ्यता क्या बोला गया? लोह युगीन सभ्यता बोला गया। लोह युगीन सभ्यता बोला गया। तो इतनी चीज क्लियर हो चुकी होगी, इतना नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको क्या बताया? प्राग ऐतिहासिक में पत्थर सबसे पहले मिला, उसी पत्थर से एक नाम निकल के आया है पाषाण काल। बात आई समझ? फिर मैंने बताया आर्ध ऐतिहासिक में सबसे पहले कांस्य मिला, और उसी कांस्य से एक नाम निकल के आया जिसको बोला जाता है कांस्य युगीन सभ्यता। फिर आता है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक में सबसे पहले लोहा मिला, और उसी से क्या निकला? लोह युगीन सभ्यता, इसको बाद में बोला गया। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होंगी, इतना नोट कर लीजिएगा। उसके बाद मैं आप सभी को बताऊंगा, क्या बताऊंगा? इसी प्राग ऐतिहासिक का पाषाण काल। अब हम इसके बाद चर्चा करेंगे कि पाषाण काल के भी कई भाग हैं, उनके बारे में भी यहां पे चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। हमने आपको क्या बताया कि प्राग ऐतिहासिक का भाग है भैया पाषाण काल। अब इस पाषाण काल के बारे में विधिवत रूप से आपके सामने यहाँ पे चर्चा करूंगा। अब आपको बताऊंगा कि ये पाषाण काल भी कई हिस्सों में विभाजित है, और एक एक भाग जो है उसके बारे में आप सभी को हर एक जानकारी यहाँ पे मिलने वाली है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो इसको हम रब कर लेते हैं भैया। प्राग ऐतिहासिक का भाग है पाषाण काल। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर आते हैं भैया हम पाषाण काल। अब समझिएगा ये पाषाण काल क्या होता है। पाषाण काल का मैंने बताया था आपको कि पाषाण काल किससे नाम निकल के आया। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? प्राग ऐतिहासिक में सबसे पहले क्या मिला था? पत्थर मिला था। तो उसी पत्थर से एक नाम निकल के आया है, वो नाम क्या है? पाषाण काल। पत्थर से ही इसका नाम निकल के आया है। पत्थर से ही, जब प्राग ऐतिहासिक में सबसे पहले पत्थर मिला था तो उसी पत्थर से एक नाम निकल के आया है। वो नाम क्या है? पाषाण काल। तो मैंने आपको क्या बताया था? प्राग ऐतिहासिक में सबसे पहले पत्थर मिला था, तो उसी पत्थर से एक नाम निकल के आया है, वो नाम क्या है? पाषाण काल। तो गौर से समझिएगा इस पाषाण काल में क्या हुआ था। तो इस पाषाण काल में जो मानव थे, वो मानव पत्थर से अपने औजार व हथियार बनाते थे। मोटे मोटे औजार व हथियार बनाते थे। क्यों बनाते थे मोटे मोटे हथियार और औजार? वो इसलिए बनाते थे क्योंकि उनका साधन ही एक था। क्या साधन था?
अपना पेट पालने के लिए, अपना पेट भरने के लिए या भोजन ग्रहण करने के लिए एक ही उनके पास साधन था। साधन क्या था भैया? कि जानवरों पर अटैक करना। उन औजारों और हथियारों की सहायता से जानवरों पे वो अटैक करते थे। अटैक करने के बाद जब वो जानवरों को मार देते थे, उसके बाद वो उन जानवरों को खा लेते थे, जिससे उनका जीवन यापन हो जाता था। पाषाण काल में क्या करते थे भैया? पत्थर के औजार, हथियार बनाते थे। कौन बनाता था? मानव। पत्थर के औजार व हथियार बनाते थे। इस पाषाण काल में पत्थर के औजार व हथियार बनाते थे। तो मैंने आपको यह भी बताया कि भैया क्यों बनाते थे। वो इसलिए बनाते थे, पत्थर के औजार व हथियार इसलिए बनाते थे ताकि वो जानवरों को मार सके, और जानवरों को मारने के बाद वो अपना भोजन ग्रहण कर सके। वो जानवरों को क्या कर देते थे? खा लेते थे दोस्त। तो उनसे उनका क्या हो जाता था? पेट पल जाता था और जीवन यापन हो जाता था। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी, तो इतना नोट कर लीजिएगा। अब अगर बात की जाए इस पाषाण काल, तो अगर बात की जाए कि भारत में पाषाण काल की सबसे पहले खोज किसने की? भारत में पाषाण काल की सबसे पहले खोज किसने की? तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि पाषाण काल की खोज भारत में सबसे पहले किसने की। तो आपको एक नाम याद रखना है, रॉबर्ट ब्रूस। रॉबर्ट ब्रूस। सबसे पहले भारत में पाषाण काल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस ने की थी। किसने? रॉबर्ट ब्रूस ने की थी। लिख लीजिएगा। भारत में पाषाण कालीन सभ्यता की खोज, पाषाण कालीन सभ्यता की खोज, सभ्यता की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस ने की थी। रॉबर्ट ब्रूस ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस ने भारत में सबसे पहले पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की थी। रॉबर्ट ब्रूस ने भारत में सबसे पहले पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की थी। तो इतनी चीज नोट कर लीजिएगा। और मैंने आपको यह भी बताया था कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे बोला जाता है। मैंने आपको यह भी बताया था कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसको बोला जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता, भारतीय पुरातत्व का पिता भारतीय पुरातत्व का पिता किसको बोला जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता बोला जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसको बोला जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है। तो इतनी चीज नोट कर लीजिएगा भैया आप। अब मैंने आपको बताया था कि भारतीय पुरातत्व का संग्रहालय कहाँ है। यह भी तो मैंने आपको बताया था अभी कुछ टाइम पहले। तो इसका संग्रहालय कहाँ है भैया? इसका संग्रहालय का नाम बताइए सबसे पहले। तो इसका नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय इसका नाम है। जो भारतीय पुरातत्व है उस पुरातत्व का नाम क्या है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। भारतीय पुरातत्व का जो संग्रहालय है उसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ये इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है कहाँ? तो आपको ध्यान रखना है भोपाल में है। ये भोपाल कहाँ है? तो आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में है।
तो ये चीज़ें आपको नोट कर लेनी है, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट कर लेनी है। अब ये चीज़ भी आपको मालूम होना चाहिए कि जो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये भैया संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किस मंत्रालय के अंतर्गत, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इतनी चीज नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर मैं आपको बताता हूं कि भैया पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। फिर मैं आपको बताता हूं कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो इतना नोट कर लीजिएगा, उसके बाद इसको इरेज करूं जल्दी। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। अब हम चलते हैं कि बताते हैं आपको पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो ध्यान रखिएगा, पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग है नव पाषाण काल। तो मैं एक एक करके सभी भागों के बारे में आप सभी के सामने विधिवत रूप से चर्चा करूंगा। तो सबसे पहला जो भाग है भैया, ये सब 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग है कौन सा? नव पाषाण काल। कौन सा भाग? नव पाषाण काल। कौन सा भाग है ये भैया? सॉरी भैया, ये नव नहीं, पूरा है, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, सॉरी, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, ये पहला जो भाग है वो कौन सा है? पूरा पाषाण काल। ये पहला भाग है वो कौन सा भैया? पूरा पाषाण काल। इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पैलियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड, पैलियोलिथिक पीरियड। इस पूरा पाषाण को हम इंग्लिश में बोलते हैं पैलियोलिथिक पीरियड। मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया कि पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग है पूरा पाषाण काल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैलियोलिथिक पीरियड, पैलियोलिथिक पीरियड। और इसका समय कब तक रहता है भैया? तो इसका समय रहता है 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व। 20 लाख 20 लाख ईसा पूर्व से 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक इसका समय रहता है। किसका समय रहता है भैया? पूरा पाषाण काल का। पूरा पाषाण काल का समय कब से कब तक रहता है? 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक इसका समय रहता है। किसका समय रहता है? पूरा पाषाण काल का समय रहता है। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैलियोलिथिक बोलते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है कि पूरा पाषाण काल में जो मानव था वो कैसा था। तो ये याद रखना है भैया कि पूरा पाषाण काल में जो मानव था वो सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरता था। क्या करता था? सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरता था, मतलब जानवरों को मारता था और खा जाता था। क्या कर लेता था? जानवरों को मार के खाता था। मानव सिर्फ अपना पेट भरता था, मानव सिर्फ अपना पेट भरता था।
पेट भरता था। और इस काल के जो मानव थे उनको क्या बोला जाता था? आदि मानव बोला जाता था। आदि मानव क्या बोला जाता था? आदि मानव बोला जाता था। और इस काल के जो मानव थे वो नग्न अवस्था में रहते थे। किस अवस्था में? नग्न अवस्था में रहते थे। अब इस काल के जो मानव थे वो सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरते थे। और वो पेट कैसे भरते थे? जानवरों को किल करते थे, मतलब जानवरों को मारते थे। हथियार और औजारों की सहायता से जानवरों को क्या करते थे? मारते थे और उसके बाद उनको खा जाते थे। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब इनको बोला क्या जाता था? इनको बोला जाता था आदि मानव। क्या बोला जाता था? आदि मानव बोला जाता था। इस पूरा पाषाण काल में इस पूरा पाषाण काल में दो उपलब्धि भी हासिल हुई थी। इस पूरा पाषाण काल में इन मानव ने दो उपलब्धि भी हासिल की थी। तो पहली उपलब्धि है आग और दूसरी उपलब्धि है चित्रकारी। दो उपलब्धि भी इन मानव ने हासिल की थी। इस पूरा पाषाण काल में दो उपलब्धि भी इन मानव के द्वारा हासिल की गई थी। पहली उपलब्धि है आग की खोज इसी काल में हुई थी। और दूसरी उपलब्धि है चित्रकारी। कौन सी उपलब्धि? चित्रकारी। अब इन्होंने भैया आग की खोज कैसे की? तो इन्होंने आग की खोज भैया पत्थर से पत्थर को रगड़ के की। पत्थर से पत्थर को टकरा के की। क्या की? पत्थर से पत्थर को रगड़ के की। जब इन्होंने आग की खोज कर ली उसके बाद ये लोग क्या करते थे? जानवरों को मारते थे। उसके बाद उसी आग से जानवरों को भूंजते थे। और जब भूंज लेते थे उसके बाद उससे अपना भोजन ग्रहण कर लेते थे। जानवरों को भूंजकर खाने लगे। इसी आग की सहायता से जानवरों को क्या करते थे? भूंज लेते थे। उसके बाद ये अपना भोजन ग्रहण कर लेते थे। और दूसरी यहाँ पे उपलब्धि जो है वो चित्रकारी है। मतलब इनके पास ज़्यादा मतलब ज्ञान व्यान तो होता नहीं था। तो मतलब ऐसे ही कहीं ये डायग्राम बना दिया, कहीं ये इधर का चित्र बना दिया, कहीं ये बना दिया। मतलब टेढ़ा बैचा जो भी इनके मन में आता था वो ये चित्र यहाँ पे बना देते थे। और वो चित्र किस पे बनाते थे? पत्थरों पे चित्र बनाते थे। किस पे बनाते थे? पत्थरों पे चित्र बनाते थे भैया। किस पे बनाते थे? पत्थरों पे चित्र बना देते थे। तो इतनी चीज क्लियर हो चुकी होगी, इतना नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक गुफा है भैया भीमबेटका। एक गुफा है जिसका नाम है भीमबेटका। इस भीमबेटका गुफा में इसी पूरा पाषाण काल में जो चित्र बनाए गए थे मानव के द्वारा वो आज भी मिलते हैं। एक गुफा है जिसका नाम है भीमबेटका। ये भीमबेटका गुफा में कुछ पत्थर हैं, उन पत्थरों पे वो चित्र बने हैं। वो चित्र किस समय के हैं? पूरा पाषाण काल के हैं। वो आज भी देखने को मिलते हैं। कौन सी गुफा? भीमबेटका गुफा। ये भीमबेटका गुफा चित्र यहां पे मिलते हैं। चित्र मिलते हैं देखने को। इस भीमबेटका गुफा में जो पत्थर हैं उसी पत्थरों पे चित्र देखने को मिलते हैं। वो चित्र कब के बने हुए हैं? पूरा पाषाण काल के समय के बने हुए हैं। जो पूरा पाषाण काल में जो मानव रहते थे उन्होंने ही इस गुफा में जो पत्थर हैं उस पे चित्र बनाया था। वो आज भी है। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये भीमबेटका गुफा है कहाँ। तो ये भीमबेटका गुफा है अब्दुल्लागंज। कहाँ है भैया? अब्दुल्लागंज। अब्दुल्लागंज, सॉरी यहाँ पे स्पेस भी नहीं है, थोड़ा देख लेते हैं। अब्दुल्लागंज मध्य प्रदेश में है। इधर लिख देते हैं। ये कहाँ है भैया? अब्दुल्लागंज में है। अब्दुल्लागंज
अभी अब्दुल्लागंज कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है ये मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। कहाँ है, एमपी में है। तो इतनी चीज़ नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भैया। इतनी चीज़ नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं भैया अपने अगले काल पे। मैंने आप सभी को पूरा पाषाण काल के बारे में यहाँ पे जानकारी दी है। अब हम बढ़ते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल दूसरा भाग है भैया मध्य पाषाण काल। इस पाषाण काल का दूसरा भाग है, कौन सा भाग, मध्य पाषाण काल। दूसरा भाग है मध्य पाषाण काल। जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मीजोलिथिक पीरियड। मीजोलिथिक पीरियड। अब गौर से समझिएगा, मैंने आपको पूरा पाषाण काल में बताया था कि जो मानव थे, उस टाइम के जो मानव थे वो क्या करते थे, बड़े बड़े पत्थरों से अपने औजार बनाते थे। पर जब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, मध्य पाषाण काल में आते हैं, तो जो मानव थे वो अपने हथियार जो थे वो छोटे बनाते थे और मतलब धारदार बनाते थे। धारदार वो क्यों बनाते थे, ताकि जानवरों को एक ही बार में किल कर सकें, एक ही बार में मार सके और उससे अपना भोजन ग्रहण कर सके। तो इस मध्य पाषाण काल में हथियार और औजार जो थे, हथियार और औजार छोटे व धारदार, हथियार व औजार छोटे व धारदार बनाते थे। इसमें मानव क्या करते थे, जो हथियार थे वो छोटे बनाते थे और धारदार बनाते थे। धारदार क्यों बनाते थे, ताकि जो भी जानवर हो उसको मारने में आसानी रहे, मारने में आसानी रहे। हथियार छोटे व धारदार बनाते थे। तो इतनी चीज क्लियर हो चुकी होगी। हथियार जो यहाँ पे छोटे बनाए जाते थे उसी को क्या बोला गया है, मीजोलिथिक बोला गया है। क्या बोला गया है, छोटे हथियारों को क्या बोला गया है, छोटे हथियारों को मीथोलिथिक, सॉरी मीजोलिथिक, मीजोलिथिक बोला गया है। मीजोलिथिक जो छोटे हथियार थे यहाँ पे, उन्हीं छोटे हथियारों को मीजोलिथिक बोला गया है, बोला गया था। बात आई समझ, बिल्कुल आई। जब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल में, तो मैंने आपको बताया कि मध्य पाषाण काल में जो मानव थे वो अपने हथियार छोटे व ज़्यादा से ज़्यादा धारदार बनाते थे। धारदार इसलिए बनाते थे ताकि जानवरों को मार सके और जानवरों को आसानी से मार सके और आसानी से अपना भोजन ग्रहण कर सके। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब यहाँ पे जो हथियार छोटे बनाए जाते थे, उन्हीं छोटे हथियारों को मीजोलिथिक बोला गया था। तो इतनी चीज़ भी आपको क्लियर हो चुकी होगी। इस मध्य पाषाण काल का समय क्या था भैया, तो आपको ध्यान रखना है 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक इसका समय था। इसका समय कब था, कब से कब तक था, 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक इसका क्या था, इसका समय था। 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक इसका क्या था, समय था। किसका भैया, मध्य पाषाण काल का या मीजोलिथिक पीरियड का। तो इतनी चीज आप नोट कर लीजिएगा। सॉरी, ये मीजोलिथिक नहीं भैया, माइक्रोलिथिक था। माइक्रोलिथ था यहाँ पे, माइक्रोलिथ।
छोटे हथियार जो बनाते थे ये लोग, मानव लोग जो छोटे हथियार बनाते थे, उन्हीं छोटे हथियारों को माइक्रोलिथ बोला जाता था। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब इस मध्य पाषाण काल में, इस मध्य पाषाण काल का जो प्रमुख कार्य था वो था अंतिम संस्कार। इसका प्रमुख कार्य क्या था? इस काल में जो प्रमुख कार्य हुआ, इस काल में जो प्रमुख कार्य हुआ, मतलब इस काल के जो मानव थे उनके द्वारा जो प्रमुख कार्य हुआ वो हुआ अंतिम संस्कार। और अंतिम संस्कार में भी वो लोग जो भी वहाँ पे मतलब एक्सपायर हो जाता था या ख़त्म हो जाता था, उसको क्या कर देते थे ये लोग? दफना देते थे। क्या कर देते थे? दफना देते थे। ये लोग तब भी दफना देते थे, पर इससे पहले वाले तो मरने के बाद अपने को ही खा जाते थे। गौर से देखिएगा, इस मध्य पाषाण काल के जो मानव थे वो किसी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती थी या एक्सपायर हो जाता था कोई, तो उसका अंतिम संस्कार कर देते थे। अंतिम संस्कार में वो लोग क्या करते थे? उस डेड बॉडी को दफना देते थे। पर इससे पहले जो पूरा पाषाण काल था उसमें तो वो आदिमानव थे, वो तो उनको खा ही जाते थे। क्या कर देते थे? खा जाते थे भैया। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, इतना नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है। कश्मीर का एक स्थान है, कश्मीर का एक स्थान है, उस स्थान का नाम है बुर्ज होम। क्या स्थान है भैया? एक स्थान पड़ता है बुर्ज होम। बुर्ज होम नामक एक स्थान है। यह बुर्ज होम कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। इसी बुर्ज होम में मानव के साथ साथ कुत्ता को भी दफनाने का साक्ष्य मिला। दफनाने का साक्ष्य मिला। दफनाने का साक्ष्य मिला। तो मैंने आपको क्या बताया? एक जगह है बुर्ज होम। ये बुर्ज होम जगह कश्मीर में पड़ती है। इसी बुर्ज होम जगह में मानव के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य मिला। कि यहाँ पे ये मालूम हुआ कि भैया इस बुर्ज होम जो जगह है, यहाँ पे ये मालूम हुआ कि पहले के टाइम में मध्य पाषाण काल के समय में यहाँ पे कुत्ता को भी दफनाया जाता था, क्योंकि उसको यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। तभी उस साक्ष्य के आधार पर यह कहा गया है कि मध्य पाषाण काल में कुत्ते को भी दफनाया जाता था। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं भैया अपने तीसरे काल पे। तीसरा काल कौन सा है? देखिएगा गौर से। तीसरा काल है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल जिसको बोलते हैं नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक पीरियड, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल या हम बोल सकते हैं नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक पीरियड, इस काल का समय क्या था भैया? 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक इसका क्या था?
समय था। 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो समय था नवपाषाण काल का। किसका समय था? नवपाषाण काल का समय था। तो आपको सबसे पहले मैंने क्या बताया, इसका तीसरा भाग आता है नवपाषाण काल। यहाँ पे चेंज कर लीजिए या दूसरा ही पड़ा है। पाषाण काल का तीसरा जो भाग है उस भाग का नाम है नवपाषाण काल, जिसको हम बोलते हैं नियोलिथिक पीरियड। और ये नवपाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक इसका समय रहता है। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब इस नवपाषाण काल की सबसे पहले जानकारी किसने दी? इस नवपाषाण काल की जानकारी सबसे पहले किसने दी? तो इस नवपाषाण की जानकारी सबसे पहले किसने दी? जॉन लुवाक। सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? जॉन लुवाक ने दी। जॉन लुवाक ने सर्वप्रथम नवपाषाण काल की जानकारी दी। इन जॉन लुवाक ने इस जानकारी को कब दिया? तो आपको ध्यान रखना है 1865 ईस्वी में जॉन लुवाक ने नवपाषाण काल की सबसे पहले जानकारी दी थी। तो इतनी चीज आपको नोट कर लेनी है। जब आपसे पूछा जाए कि नवपाषाण काल की सबसे पहले जानकारी किसने दी, तो आपको नाम बता देना है जॉन लुवाक। इन्होंने कब दी? 1865 ईस्वी में इस जानकारी को दिया था। अब इस नवपाषाण काल में जो खोजें हुई हैं वो खोज की तरफ हम चलते हैं। इस नवपाषाण काल में कौन कौन सी चीजें आई हैं? तो इसमें आया है सबसे पहले स्थायी निवास। स्थायी निवास, अब जरा समझिएगा स्थायी निवास कैसे। इस नवपाषाण काल के जो लोग थे उन्होंने कृषि पे ध्यान देना स्टार्ट किया, मतलब खेती करना स्टार्ट किया। अब जैसे मान लीजिएगा एक व्यक्ति लखनऊ में रहता है, एक व्यक्ति लखनऊ में रहता है, क्या वो खेती करने के लिए पीलीभीत जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि उसके लिए डिस्टेंस काफ़ी दूर पड़ जाएगा। तो इन नवपाषाण काल के जो मानव थे उन्होंने क्या किया? नवपाषाण काल के जो मानव थे, जैसे मान लीजिएगा ये हमारी एक लैंड है, मतलब ये हमारा क्षेत्र है, इस पे हमें खेती करना है और हमारा घर यहाँ से करीब 500 किलोमीटर दूर है। यहाँ से हमारा घर करीब 500 किलोमीटर दूर है। तो हम यहाँ पे खेती कर रहे हैं और हमारा घर यहाँ पे 500 किलोमीटर दूर है। तो इस 500 किलोमीटर दूर से हम अपनी खेती करने यहाँ आते हैं, तो हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता था। और उस काल में नवपाषाण काल में काफ़ी मतलब इतना ज़्यादा विकास भी नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ था? इतना ज़्यादा विकास भी नहीं हुआ था। आज के टाइम में तो तब भी साधन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है 500 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए। तब तो मतलब अतीत के समय में अगर हम जाते हैं, नवपाषाण काल में जो अगर जाते हैं तो 500 किलोमीटर दूरी काफ़ी ज़्यादा मायने रखती थी। तब इन लोगों ने क्या किया कि ये वाला, जैसे मान लीजिए ये लोग खेत में कोई भी फसल उगा रहे हैं, तो इसी खेत के आस पड़ोस में ये लोग अपना स्थायी निवास बनाने लगे। स्थायी निवास बनाने लगे। क्या बनाने लगे? स्थायी निवास बनाने लगे। तो जब इन लोगों ने इसी खेत के आस पड़ोस में स्थायी निवास बना लिया तो इनको आसानी होने लगी। किस चीज़ की आसानी होने लगी? आसानी ये होने लगी भैया कि आसानी से अपने खेत में भी जा सकते, आसानी से अपने घर पे भी आ सकते, फिर खेत में जा सकते, घर पे आ सकते। तो इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे फसल उगाना स्टार्ट कर दिया और अपना मकान भी आस पड़ोस में ही बनवा लिया। तब इनको कोई भी समस्या यहाँ पे आने जाने की नहीं होती थी। उसके बाद क्या हुआ भैया, अब इन लोगों ने सोचा कि हमको खेत में बार बार देखना पड़ रहा है, बार बार वहाँ पे जाना पड़ रहा है, बार बार देखना पड़ रहा है कि हमारी फसल सुरक्षित है कि नहीं सुरक्षित है। तो इन लोगों ने क्या पालना स्टार्ट कर दिया? कुत्ते को पालना स्टार्ट कर दिया। कुत्ता, हर एक व्यक्ति को मालूम है कि कुत्ता इतना वफादार होता है। तो इन लोगों ने मतलब नवपाषाण काल के जो मानव थे, इन्होंने कुत्ते को पालना स्टार्ट कर दिया। कुत्ते को इसलिए पालना स्टार्ट कर दिया क्योंकि जो लोग अपने खेत में कुत्ते को बिठा देते थे और कुत्ता इनके खेत की रखवाली करता था। तो ये चीज़ थी दोस्त। तो मैंने आपको क्या बताया? स्थायी निवास। क्या बताया? स्थायी निवास। इसमें मेन जो खोज हुई स्थायी निवास की, उसके बाद खेती मतलब कृषि की।
किस चीज़ की? कृषि की। कृषि के बाद मैंने आपको अभी समझाया है कि कुत्ते की भी सबसे पहला जो जीव, पालतू जीव किसको बनाया गया? कुत्ता को। सबसे पहला पालतू जीव कौन था? कुत्ता था भैया। सबसे पहला पालतू जीव कौन था? कुत्ता था। अब जरा गौर से समझिएगा, जब स्थायी निवास की भी खोज कर ली गई, कृषि की भी खोज कर ली गई और कुत्ता की भी खोज कर ली गई, उसके बाद हम बढ़ते हैं। एक बात बताइए, जैसे मान लीजिएगा ये क्षेत्र है हमारा, इसमें मान लीजिएगा एक फसल हुई हमारी, गेहूं की फसल हुई। मान लीजिएगा यहाँ पे हमारी गेहूं की फसल हुई। जब हम गेहूं की फसल को काटेंगे तो हमें ले जाने के लिए कोई ना कोई साधन चाहिए। तो साधन के लिए इन्होंने क्या किया? साधन के लिए इन्होंने क्या किया? एक घड़े का निर्माण किया। धीरे धीरे इन्होंने एक घड़े का मिट्टी, जैसे मान लीजिएगा ये खेत है, तो इसी खेत की गीली मिट्टी से इन्होंने एक घड़े का निर्माण किया। उसी घड़े में ये लोग अपना अनाज भर भर के घरों में ले जाते थे, घरों में ले जाते थे। फिर यहाँ पे किसकी खोज की इन्होंने? घड़े की। घड़े की खोज की। बात आई समझ? हाँ, घड़े की भी इन लोगों ने खोज कर ली। मतलब मध्य नव पाषाण काल के जो मानव थे उन्होंने घड़े की भी खोज कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि उनकी जो फसल थी उस फसल को ये लोग घड़े में भर के अपने घर में ले जाते थे। पर उसके बाद भी बात नहीं बनी। अब एक बात बताइए, मान लीजिएगा काफ़ी ज़्यादा लैंड है और उसमें काफ़ी ज़्यादा अनाज हुआ है। अब घड़े में भर भर के हम अनाज को घर में ले जा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा उसमें समय लगेगा। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे समय बीतता गया, फिर उसके बाद इन लोगों ने क्या किया? पहिए का भी आविष्कार कर लिया। पहिए को भी इन लोगों ने बना लिया। पहिए को इसलिए बना लिया ताकि ये लोग पहिया बना के और अपनी रेल ऐसी बना लेते थे, मतलब ट्राली जैसी बना लेते थे। उस ट्राली जैसे बना लेते थे, उसी पे ये लोग पूरा अपना अनाज रख लेते थे और पूरा अनाज एक ही बार में ये लोग अपने घर पहुंचा देते थे। तो यहाँ पे किस चीज़ की और खोज हुई? तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, पहिए का भी यहाँ पे खोज हो गई थी। पहिया भी यहाँ पे बना लिया गया था। तो इतनी चीज़ भैया किस में बनाई गई? नव पाषाण काल में बनाई गई। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए, अगर बात की जाए भारत में पशुपालन का साक्ष्य कहाँ मिला? भारत में पशुपालन का साक्ष्य कहाँ मिला? भारत में पशुपालन का साक्ष्य कहाँ मिला? आपको ये भी मालूम होना चाहिए। भारत में पशुपालन का साक्ष्य कहाँ मिला? पहला तो साक्ष्य मिला आदमगढ़ में। किसमें? आदमगढ़। आदमगढ़ किसमें मिला भैया? आदमगढ़ में मिला। पहला जो साक्ष्य था वो साक्ष्य आदमगढ़ में मिला। भारत में पशुपालन का साक्ष्य सबसे पहले आदमगढ़ में मिला और फिर कहाँ मिला? बागौर में मिला। कहाँ मिला? बागौर। ये बागौर कहाँ है और आदमगढ़ कहाँ है? बागौर में। ये बागौर हमारा राजस्थान में है, राजस्थान राज्य में है। कहाँ है? राजस्थान में है। अब ये आदमगढ़ कहाँ है? ये है हमारा एमपी में, मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो इतनी चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। मैंने क्या बताया? भारत में पशुपालन का साक्ष्य सबसे पहले आदमगढ़ और बागौर में मिला। ये आदमगढ़ आपका मध्य प्रदेश में है और ये बागौर आपका राजस्थान में है। तो इतनी चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। और सबसे पहला कौन सा पशु था जो पालतू बना? सबसे पहला पालतू पशु, सबसे पहला पालतू पशु कौन था? कुत्ता था, जो भैया नव पाषाण काल में बनाया गया। सबसे पहला पालतू पशु नव पाषाण काल में किसको बनाया गया? कुत्ते को। सबसे पहले कुत्ता को पालना स्टार्ट वहां पे किया गया था। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। इतनी चीज नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इतना आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आप सभी को नोट करके यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख लेनी है।
नोट बना के यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको लिख लेनी है। नोट बना के आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख लेनी हैं। आप गौर से देखिएगा, एक जगह है, उस जगह का नाम है मेहरगढ़। मेहरगढ़ एक जगह है जो बलूचिस्तान में पड़ती है। ये बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में पड़ता है मेहरगढ़। यहाँ नोट बना के आपको लिख लेना है जो चीज़ें मैं लिखाने जा रहा हूँ। मेहरगढ़, ये मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? मेहरगढ़ पड़ता है आपका बलूचिस्तान में। कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान में पड़ता है। ये बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भैया? पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान में पड़ता है। अब गौर से समझिएगा, इस मेहरगढ़ में 7000 ईसा पूर्व, 7000 ईसा पूर्व, इस मेहरगढ़ में 7000 ईसा पूर्व, 7000 ईसा पूर्व सुलेमान और किथिर, सुलेमान और किथिर दो पहाड़ी हैं। सुलेमान और किथिर पहाड़ियों के बीच, सुलेमान और किथिर पहाड़ियों के बीच जौ और गेहूं के साक्ष्य मिले। जौ और गेहूं के क्या मिले? साक्ष्य मिले। कहाँ मिले? मेहरगढ़। कहाँ मिले? मेहरगढ़, साक्ष्य मिले। ये चीज़ें नोट कर लेनी है आपको। मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले मैंने आपको बताया एक जगह है जिसका नाम है मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ जगह बलूचिस्तान में पड़ती है और ये बलूचिस्तान आपका पाकिस्तान में पड़ता है। इसी मेहरगढ़ में पहाड़ियाँ पड़ती हैं। उस पहाड़िया का नाम है सुलेमान और किथिर की पहाड़ियाँ। सुलेमान और किथिर की पहाड़ियों के बीच में जौ और गेहूं के मिलने के साक्ष्य मिले थे। तो इतनी चीज़ भी आपको नोट कर लेनी है। ये कब? 7000 ईसा पूर्व। इतना नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं भैया। फिर अगली जगह आती है बुर्ज होम। अगली जगह आती है बुर्ज होम। ये बुर्ज होम जगह है भैया जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? ये कश्मीर में है। कहाँ है? कश्मीर में है। इसी जगह से कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले। कुत्ते को दफनाने के क्या मिले? साक्ष्य मिले। इसी बुर्ज होम जगह है एक जो जम्मू कश्मीर में पड़ती है। इसी जगह से कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य भी मिले थे। तो इतनी चीज भी आपको नोट कर लेनी है। फिर अगली जगह आती है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा, तीसरी जो जगह आती है कोल्डी हवा। ये कोल्डी हवा कहाँ है भैया? तो आपको ध्यान रखना, ये प्रयागराज में है। कहाँ है? प्रयागराज। अब ये प्रयागराज कहाँ है आपका? यूपी में है, मतलब उत्तर प्रदेश में है। तो इसी कोल्डी हवा जगह से क्या मिला? चावल की खेती के साक्ष्य मिले। चावल की खेती के साक्ष्य मिले। खेती के साक्ष्य मिले। कब मिले? 6000 ईसा पूर्व। कब मिले? 6000 ईसा पूर्व। 6000 ईसा पूर्व इसी कोल्डी हवा जगह से चावल की खेती के साक्ष्य मिले। ये कोल्डी हवा जगह आपकी प्रयागराज जिला उत्तर प्रदेश का है। तो इतनी चीज आपको नोट कर लेनी है अच्छी तरह से। इतना नोट कर लीजिएगा। उसके बाद भैया आगे बढ़ते हैं। फिर एक
जगह है जिस जगह का नाम है चिरांद। यहां मैं नोट कर देता हूं चिरांद। ये जो चिरांद जगह है भैया, ये कहाँ है आपको बताना पड़ेगा। ये चिरांद बताइएगा कहाँ है। ये चिरांद आपका है सारण जिला। ये सारण जिला आपको भी मालूम होना चाहिए। ये चिरांद जगह है सारण जिला में। कहाँ है? सारण जिला। ये सारण जिला कहाँ है तो आपको मालूम होना चाहिए, बिहार में है। तो यहाँ से क्या मिला था? इसी चिरांद जगह से प्रचुर मात्रा में हड्डियों के उपकरण मिले। हड्डियों के उपकरण मिले। क्या मिले? हड्डियों के उपकरण मिले। प्रचुर मात्रा में हड्डियों के उपकरण कहाँ मिले? चिरांद में मिले। ये चिरांद कहाँ है तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए। ये चिरांद आपका सारण जिला में है। अब ये सारण जिला आपका बिहार में है। इसी चिरांद जगह से प्रचुर मात्रा में हड्डियों के उपकरण भी मिले थे। तो ये चीज आपको नोट कर लेनी है। फिर अगली जगह आती है दमदमा। अगली जगह आती है दमदमा। इस दमदमा में एक जगह है जिसका नाम है दमदमा। इसी दमदमा जगह में एक साथ मानव के 3 कंकाल को दफनाने के साक्ष्य मिले। एक साथ मानव के 3 कंकालों को दफनाने के साक्ष्य कहां से मिले? दमदमा से मिले। दमदमा में एक साथ मानव के 3 कंकालों को एक ही साथ दफना दिया गया था। उसी के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? दमदमा में मिले हैं। कहाँ मिले भैया? दमदमा में। दमदमा में क्या मिला? एक साथ मानव के 3 कंकाल को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो इतनी चीज आपको नोट कर लेनी है अच्छे तरीके से। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इन सभी बातों को नोट भी कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं भैया पाषाण काल का जो चौथा भाग है और आखिरी भाग। पाषाण काल का आखिरी भाग है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल। इस पे बढ़ते हैं भैया ताम्र पाषाण काल पे। ताम्र पाषाण काल। पाषाण काल का आखिरी और चौथा भाग है ताम्र पाषाण काल। अब जरा समझिएगा इस ताम्र पाषाण काल का मतलब क्या होता है। आखिरी और चौथा भाग है ताम्र पाषाण काल। जिसको बोला जाता है चाल्कोलिथिक पीरियड। चाल्कोलिथिक पीरियड। इसी ताम्र पाषाण काल में भी तांबा मिला था। क्या मिला था? तांबा। क्या मिला था? तांबा मिला था। इसमें तांबा मिला था, इसी के लिए इसका नाम क्या पड़ा? ताम्र पाषाण काल पड़ा। ताम्र पाषाण काल। इसमें क्या मिला था? तांबा मिला था। क्या मिला था भैया? तांबा मिला था। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले तांबा कब मिला था तो आपको बता देना है कि ताम्र पाषाण काल में सबसे पहले तांबा मिला था। इस ताम्र पाषाण काल को बोलते हैं चाल्कोलिथिक पीरियड। क्या बोलते हैं? चाल्कोलिथिक पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? चाल्कोलिथिक पीरियड बोलते हैं। अब जब यहाँ पे तांबा मिल गया तो यहाँ पे क्या स्टार्ट हुआ? औद्योगिकीकरण स्टार्ट हुआ। औद्योगिकीकरण स्टार्ट हुआ। औद्योगिकीकरण यहाँ पे स्टार्ट हो गया। औद्योगिकीकरण का मतलब ये नहीं है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्री और इंडस्ट्री लग गई। इसका मतलब ये है कि तांबे को मिलने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे कुछ बड़ी बड़ी भट्टियाँ
बनना स्टार्ट हो गई। भट्ठिया का मतलब है कि वहाँ पे बढ़िया से बढ़िया बड़े बड़े औजार बनाने वहाँ पे और भी बड़े स्तर पे स्टार्ट हो गए। क्या हो गए? बड़े बड़े स्तर से यहाँ पे स्टार्ट हो गए। इस तांबे को मिलने के बाद यहाँ पे जो लकड़ी के जैसे बेड वगैरह होते हैं और दरवाजे वगैरह होते हैं, वो दरवाजे और लकड़ी के जो बेड वगैरह होते हैं उनका निर्माण भी काफ़ी तेज़ी से स्टार्ट हो गया है। तो इसी को यहाँ पे क्या बोला गया है? औद्योगिकीकरण बोला गया है। तांबे के मिलने के बाद यहाँ पे औद्योगिकीकरण प्रारंभ हो गया। तो इतनी चीज नोट कर लीजिएगा। अब इस ताम्र पाषाण काल के जो लोग थे, इस ताम्र पाषाण काल के जो लोग थे वो ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे। क्या बनाकर रहते थे? ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे। ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे इस काल के लोग। ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे। ताम्र पाषाण काल के लोग ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे। तो इतनी चीज आपको नोट कर लेनी है। क्या कर लेनी है? नोट कर लेनी है। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ताम्र पाषाण काल में जो मानव थे वो किसकी पूजा करते थे? तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए, इस काल के जो मानव थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी की पूजा कौन करता था? ताम्र पाषाण काल के लोग करते थे। ताम्र पाषाण काल के लोग क्या करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। अब इस युग की, इस जो ताम्र पाषाण काल है, इस युग की जो सबसे बड़ी बस्ती थी, ये जो ताम्र पाषाण काल है जिसको बोलते हैं चाल्कोलिथिक पीरियड, इस चाल्कोलिथिक पीरियड या ताम्र पाषाण काल के युग की जो सबसे बड़ी बस्ती थी, उस बस्ती का नाम है इनाम गांव। क्या नाम है? इनाम गांव। इस काल की सबसे बड़ी बस्ती, इस काल की सबसे बड़ी बस्ती कौन सी थी? इस काल की सबसे बड़ी बस्ती कौन सी थी? इनाम गांव। कौन सी? इनाम गांव। इनाम गांव ये क्या है भैया? ये ताम्र पाषाण काल की सबसे बड़ी बस्ती थी। ये इनाम गांव जो है ये ताम्र पाषाण काल के समय की सबसे बड़ी बस्ती हुआ करती थी। अब यहाँ पे इस ताम्र पाषाण काल में दो पत्थर हुआ करते थे। एक पत्थर का नाम है स्टेनाइट। क्या नाम है? स्टेनाइट। एक पत्थर का नाम है स्टेटाइट है। एक पत्थर का नाम है स्टेटाइट। और दूसरे पत्थर का नाम है कार्नेलियन। ये जो दो पत्थर हुआ करते थे इस काल में, इस काल में ये दो पत्थर बहुत ही ज़्यादा कीमती माने जाते थे। ये दोनों जो पत्थर हैं भैया ये काफ़ी ज़्यादा कीमती माने जाते थे। ये जो पत्थर है भैया, पहला पत्थर है स्टेटाइट और दूसरा पत्थर है कार्नेलियन। ये दो पत्थर काफ़ी ज़्यादा कीमती माने जाते थे। इनके इतना कीमती होने के कारण अगर ये दोनों पत्थर किसी भी व्यक्ति के पास होते थे, उस टाइम के मानव के पास अगर ये दो पत्थर अगर हुआ करते थे, वो धनी माना जाता था। क्या माना जाता था? धनी माना जाता था। मान लीजिएगा ताम्र पाषाण काल के जो मानव थे उनके पास अगर इन दोनों में से कोई एक पत्थर भी मिल जाता था तो वो काफी ज्यादा धनी माने जाते थे। जिसके पास ये पत्थर होते थे वो धनी माने जाते थे। क्या माने जाते थे? धनी माने जाते थे।
तो इतनी चीज आपको बढ़िया लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। पहला पत्थर है स्टेटाइट, दूसरा है कार्नेलियन। ये दो सबसे ज्यादा कीमती पत्थर माने जाते थे तब के टाइम पे। ये दोनों पत्थर हैं भैया, क्या हैं? पत्थर हैं। ये दोनों पत्थर काफी ज्यादा कीमती माने जाते थे उस टाइम ये दोनों पत्थर काफी ज्यादा कीमती माने जाते थे। और इन दोनों में से किसी एक पत्थर अगर किसी भी व्यक्ति के पास मिल जाता था तो वो व्यक्ति काफी ज्यादा धनी माना जाता था। तो ये था दोस्त हमारा ताम्र पाषाण काल, चालकोलिथिक पीरियड। तो मैंने आप सभी को आज क्या बताया? प्राग ऐतिहासिक काल बताया। प्राग ऐतिहासिक काल बताया। उस प्राग ऐतिहासिक काल में मैंने आपको बताया कि पत्थर की खोज हुई थी और उसी पत्थर की खोज के कारण ही ये नाम पड़ा है पाषाण काल। और मैंने आप सभी को पाषाण काल के 4 भाग भी बताए हैं। वो चारों भाग मैंने आप सभी के सामने कंप्लीट भी किए हैं। अब हम अगले और नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक और नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। तो अगले वीडियो में जुड़ना ना भूलें। और इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है ये जानकारी आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, अपने भाई को सपोर्ट करना भी ना भूलिएगा। इसी के साथ अपनी बाड़ी को देते हैं विराम। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।